5 मई यानी नीट 2024 के लिए गिने के 4 महीने बचे और हो सकता है तुम्हारी क्लास 12 की पूरी फिजिक्स बची हो, बायोलॉजी याद ना हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन ढंग से याद ना हो, लेकिन फिर भी अगर ये इस वीडियो में बताने वाले हर एक चीज़ को तुम फॉलो करते हो, बताने वाला हूँ किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कौन से टीचर से पढ़ना है, किस दिन कौन सा चैप्टर कंप्लीट होगा, पूरा प्लानर लेके आया हूँ कि आगे आने वाले 4 महीने जनवरी से लेकर अप्रैल तक का हर एक सेकंड तुम्हें किस तरीके से यूटिलाइज करना है। अगर इस तरीके को फॉलो कर लिए ना, दुनिया में किसी की ताकत एग्जिस्ट ही नहीं करती जो तुम्हें नीट 2024 के अंदर 650 नंबर लाने से रोक सके। लेकिन फिर भी अगर ये फॉलो करने में झिझक आती है कि 14 घंटे कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, सुबह 6 बजे कैसे उठूं इतनी ठंडी में, अगर फिर भी सवाल आता है ना, तो आज अपनी माँ के आंखों में देखना वो चमक जब वो चूल्हे में खाना बनाती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, और वो उस चमक को 5 मई को एग्जाम से बाहर निकलने के बाद उस चमक को वास्तविकता में बदलना चाहते हो, उनकी आंखों में खुशी देखना चाहते हो, अपने मम्मी पापा की खुशी देखना चाहते हो, तो यार पढ़ना चालू कर दो। कोई ऐसी तरीका है ही नहीं कि नीट निकल जाए। अगर तुम आज से 14 घंटे नहीं पढ़ सकते, हो ही नहीं सकता निकल जाए। आज से इस कमेंट सेक्शन में लिखो मैं 14 घंटे पढ़ने को तैयार हूं, और अगर अभी भी अंदर से आवाज़ नहीं निकल रही ना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्यों नहीं हो रहा क्वेश्चन सॉल्व? लोग कह रहे हैं पहला स्टेटमेंट आउट ऑफ एनसीईआरटी का है। यार आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन, मैंने पूछा 99% ऑफ बच्चे कह रहे हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी का है, लोगों को पता ही नहीं कहाँ दिया हुआ है। यार ये क्वेश्चन इसी टाइप का 99% सिमिलर क्वेश्चन जब मैं नीट का पेपर दे रहा था ना, नीट 2022 में आया था, क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन था माइकोप्लाज्मा पास कर सकता है लेस देन 1 माइक्रोन वाले से। जब ये क्वेश्चन आया था, कई सारे बच्चे बोले थे 2022 का पेपर बायोलॉजी का बहुत डिफिकल्ट आया। यार डिफिकल्ट पेपर नहीं था, एनसीईआरटी की लाइनों के बीच में से था क्वेश्चन, यहां से उठाया हुआ था। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में पीपीएलओ का साइज लिखा हुआ है, पीपीएलओ का साइज लिखा है 0.1 माइक्रोन। अगर 0.1 माइक्रोन साइज है तो क्या लेस देन 1 माइक्रोन से पास कर जाएगा? हाँ कर जाएगा। लेकिन क्या 0.05 माइक्रोन से पास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। आंसर होगा डी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, अगर अंदर से भी आवाज़ निकल रही है कि नहीं हो पाएगा, तो पढ़ना पड़ेगा 14 घंटे, कोई तरीका नहीं है। अब चालू करते हैं असलियत में तुम्हें पढ़ना कैसे, हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले दिमाग के अंदर आता है कि भाई हम जीरो लेवल पे, हमें कुछ नहीं आता। तो देखो भाई ये कैसा टाइम है दिसंबर जनवरी का, तुम्हें यही नहीं पता कि तुमने क्या पढ़ा है, तुमने रिवाइज नहीं किया है, तुम्हें अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहोगे तो अंदर से लग रहा होगा यार मेरा सेल पढ़ने का मतलब नहीं, मैं तो सेल पढ़ चुका हूँ लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहा। यार तुमने रिवाइज नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने पढ़ा नहीं है। तुम जब रिवाइज करोगे, इस चैप्टर को दोबारा पढ़ोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। इसीलिए कोई भी बच्चा जीरो लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहला स्टेप अभी तुम्हारा है कि तुम सारे सब्जेक्ट में, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में उन चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ जो चैप्टर तुमने एटलीस्ट एक बार पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि रिवाइज नहीं हुआ है तो उस चैप्टर को नहीं काउंट करना, एटलीस्ट एक बार पढ़ा हुआ है। जैसे कि ये देख सकते हो, ये मेरा खुद का टेबल हुआ करता था, मैं अपने खुद के सामने टेबल पे चिपकाता था, मिरर ऑफ बायोलॉजी, मिरर ऑफ केमिस्ट्री, मिरर ऑफ फिजिक्स। तो यार सबसे पहले तुम्हें कुछ नहीं करना है, उन चैप्टर्स को टिक करना है जिन चैप्टर को तुमने एटलीस्ट एक बार पढ़ा हुआ है। एक बार लाइव लेक्चर देखा, फर्क नहीं पड़ता कि उस लाइव लेक्चर को रिवाइज किया नहीं किया, एटलीस्ट एक बार देखा हुआ है। ये सारे दिखे। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे बचे होंगे जो चैप्टर तुमने एक बार भी, सपोज करो तुमने क्लास 11 का ये दोनों चैप्टर नहीं पढ़ा, क्लास 12 का ये सारे चैप्टर नहीं पढ़े, तो तुम्हारी ये रिमेनिंग चैप्टर हो गए। वैसे फिजिक्स के अंदर कुछ रिमेनिंग चैप्टर होंगे, वैसे बायोलॉजी के अंदर कुछ रिमेनिंग चैप्टर होंगे, वैसे केमिस्ट्री के अंदर कुछ रिमेनिंग चैप्टर होंगे। उन रिमेनिंग चैप्टर को छोड़ करके बाकी चैप्टर तो तुमने करे हुए हैं एक बार, उन चैप्टर को साइड में रखो और उन चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करो जो तुमने अभी तक नहीं पढ़े। देखो अपने पास 4 महीने हैं, जनवरी है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल को अगर काउंट करें तो जनवरी और फेब ये 2 ऐसे महीने एग्जिस्ट करते हैं जिन महीने में तुम उन चैप्टर को कंप्लीट करोगे जिनने तुम्हें एक बार भी नहीं पढ़ा। 60 दिन का टाइम है, 60 दिन के अंदर वो चैप्टर पढ़ेंगे जो एक बार भी नहीं पढ़ा। मार्च का टाइम आएगा, उन चैप्टर को पढ़ेंगे जो बहुत पहले, सपोज करो तुमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था लेकिन तुम्हें याद नहीं कि कौन कौन सी चीज़ें दी हुए थे एनसीईआरटी के, प्लांट किंगडम के एग्जांपल्स याद नहीं और एल्गी के एग्जांपल भूल गए। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो पहले पढ़ी थी उसके लिए 30 दिन काफ़ी, वो कर लोगे। उसके बाद बचेगा अप्रैल का टाइम, अप्रैल में मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस, रेस्ट और रिविजन। उसके बाद ऐसी कौन सी ताकत है तुम्हें नीट में स्कोर करने से रोक सकेगी? अब बात करते हैं कि करेंगे कैसे। देखो भाई मैं 3 सब्जेक्ट का सेपरेटली बताने वाला हूँ। सबसे पहले बायोलॉजी की बात करते हैं। जब तुम बायोलॉजी में अपना ये टेबल भरोगे, इस फॉर्म को भरोगे, ये जो भी फॉर्म है, ये सारी चीज़ें मेरे टेलीग्राम चैनल ओम प्रभु एमएसडी में फ्री ऑफ कॉस्ट डली हुई, वहाँ ज्वाइन करो, वहाँ से डाउनलोड करो। अब जैसे तुम उसको फिल करोगे उसके बाद पता चलेगा कि तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर छूटे हुए हैं। अगर छूटे हुए चैप्टर्स इन रेड जोन चैप्टर में लाई करते हैं तो इनको सबसे पहले कंप्लीट करना कंपलसरी है। इन चैप्टर से पूरी बायोलॉजी का 40% पेपर आ जाता है। गिन के 6 चैप्टर हैं, 40% पेपर इन्हीं से आता है। सेल का यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, मॉलिक्यूलर, मेंडेलियन, प्रोसेस ऑफ बायोटेक, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक। पता है जब मैं पेपर दे रहा था एप्लीकेशन से 7 क्वेश्चन आए थे। 7 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, एप्लीकेशन 10 पेज का चैप्टर है एनसीईआरटी का। वैसे सेल साइकिल से यूनिट पिछले साल की बात है, जब 2023 का पेपर हुआ था, 10 क्वेश्चन आ गए थे इन दोनों चैप्टर को मिलाकर। कितने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये
चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एनटीए को लगता है इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर करने ही करने हैं। अब करने कैसे हैं, देखो सबसे पहला मैं तरीका बता रहा हूं, अगर तुम इस तरीके से कर लोगे सारे चैप्टर तुम्हारे तैयार हो जाएंगे, तुम कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। सबसे पहला स्टेप है, 4 स्टेप में डिवाइड किया है। स्टेप 1 है वन शॉट। अब मैं वन शॉट का यहाँ पर कोई भी एग्जांपल ले लिया हूँ, तुम किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, तरुण सर से, एमडी सर से, या जो भी टीचर तुमने अभी तक पढ़ा है जिनका अच्छा लगता है, तुम यूट्यूब में सर्च करो वन शॉट, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब लोग सोचते हैं ना कि वन शॉट पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। भाई वन शॉट 30 मिनट का नहीं है, वन शॉट 40 मिनट का नहीं है, वन शॉट 3 घंटे का है, 3 घंटे 8 मिनट का वन शॉट है। इस वन शॉट को कवर करने के लोग क्या करते हैं, बिस्तर में लेट जाते हैं और 2x में स्पीड करके देखते हैं। ये गलत तरीका, ऐसे नहीं पढ़ना होता। तुम्हें क्या करना है, वीडियो को देखते देखते साथ ही साथ नोट्स बनाने हैं। सपोज करो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला है, तुम्हें पता है कि तुम प्रोकैरियोटिक सेल तक कंप्लीट कर लिए, उसके लिए 1.5 घंटा लग गया। जैसे ही तुम प्रोकैरियोटिक सेल तक कंप्लीट किए हो, 1.5 घंटा लग गया, वीडियो चलने नहीं दोगे, वीडियो को पॉज करोगे। वीडियो को पॉज करने के बाद उस वीडियो को छोड़ दोगे और अपने जो तुम नोट्स बना रहे थे साथ ही साथ उस नोट्स के फर्स्ट लाइन पे जाओगे क्या लिखा था, और फर्स्ट लाइन से उस पॉइंट तक रीड करोगे। एक रिवीजन हो गया साथ ही साथ। उसके बाद वीडियो को चालू करोगे, फिर नोट्स बनाना चालू करोगे, फिर 1.5 घंटे लगेंगे। उसके बाद पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा। वीडियो खत्म होने के बाद स्टार्टिंग में फिर से जाओगे, नोट्स की पूरा रिवाइज करोगे। इसीलिए 3 घंटे का जो पूरा वीडियो होगा उसको कंप्लीट करते करते तुम्हें 3.5 घंटे 4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि तुम साथ में नोट्स बना रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। वीडियो के खत्म होते होते तक तुम्हारा 2 रिवीजन हो चुका होगा। लोग यूट्यूब में आते हैं, कहते हैं कि 30 दिन में बायोलॉजी करा देंगे, 40 दिन में बायोलॉजी करा देंगे। भाई जितना जल्दी पढ़ते हैं उतना जल्दी भूलते हैं, रिटेन करना मुश्किल होता है। कोई महान नहीं इंसान है कि पहली बार पढ़ के रिटेन कर लेगा। इसीलिए ये तरीका फॉलो करना है। मैं खुद जो लास्ट के क्लास 11 के चैप्टर थे ह्यूमन फिजियोलॉजी के, इसी तरीके से पढ़ा था, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं था। मैं क्लास 12 में स्कूल जाता था, बोर्ड एग्जाम था, केंद्रीय विद्यालय से बिलोंग करता था, मेरे पास भी कम टाइम बचा था, मेरे को भी ऐसे ही करना पड़ा था। अगर तुमने अभी तक ढंग से पढ़ाई नहीं करी, इसका मतलब ये नहीं कि आगे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसे डरना नहीं है, इस तरीके से चीज़ें करनी है। ये सारे स्टेप तो ठीक है, लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4th स्टेप बताया, वो है मॉक टेस्ट देना। और मॉक टेस्ट भी ऐसे वैसे नहीं, न्यू सिलेबस के हिसाब से मॉक टेस्ट। उसके लिए बेस्ट बुक है ओसवाल बुक की 10 कंप्लीट न्यू सिलेबस वाली मॉक टेस्ट। इसके अंदर सबसे शानदार बात की भाई, जो न्यू सिलेबस में हमारा फ्रॉग ऐड हुआ है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, इन सारे के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद ट्रेंड एनालिसिस इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। और इतना ही नहीं भाई, हर एक मॉक टेस्ट के बाद एक पूरा ओएमआर शीट दिया हुआ है फुल पेज में, और ओएमआर के बाद हर एक मॉक टेस्ट का डिटेल्ड सॉल्यूशन, मतलब फिजिक्स के अंदर अगर कोई कैलकुलेशन वाला कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकता है, वो सारी चीज़ें भी ऐड की हुई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा अगर तुम क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हो इसको मॉक टेस्ट देने के बाद। और इतना ही नहीं, हर एक चैप्टर को कंक्लूड करने के लिए, जैसे एनिमल टिश्यू है, उसके अंदर कौन कौन से सेल, कौन कौन से टाइप होते हैं, सारी चीज़ों को मतलब माइंड मैप के फॉर्म में अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। तो ओवरऑल पैकेज के लिए काफ़ी शानदार है कि भाई तुम्हें मॉक टेस्ट मिल जा रहे हैं, कंक्लूजन भी मिल जा रहा है, सोल्यूशन भी मिल जा रहा है, और ओएमआर शीट भी मिल जा रही है। और लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट। इसके बाद 4 घंटे के अंदर ये कवर हो गया। ये बच्चा, हर एक बच्चा करेगा। वन शॉट सभी लोग देखते हैं, वन शॉट पे बहुत व्यूज होते हैं, सभी लोग देखते हैं। सबका सिलेक्शन होता है, सबसे क्वेश्चंस बनते हैं, नहीं बनते। रीजन बीइंग कि लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते वन शॉट कंप्लीट करने के बाद। पढ़ना कैसे, अब लोग बोलेंगे कि भैया हमने वन शॉट देखा, वन शॉट देखने में 5 घंटे लग गए, एनसीईआरटी पढ़ने में 8-10 घंटे लग जाएंगे। एनसीईआरटी 4 बार पढ़नी पड़ती है, 6 बार पढ़नी पड़ती है, उसके चक्कर में हमारा 3-4 घंटे लग जाएंगे, 3-4 दिन लग जाएंगे। तो एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 4 दिन तो मिनिमम लगेंगे। भाई देखो, हम ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम एडवांस तरीके से पढ़ेंगे, और उसके लिए मैं हेल्प करने के लिए बैठा हूँ। तुम्हें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले कोई भी चैप्टर कंप्लीट करोगे, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं लेकर के आया हूँ तुम लोगों के लिए गारंटीड सिलेक्शन सीरीज। गारंटीड सिलेक्शन सीरीज कुछ नहीं है, मैं अपनी खुद की एनसीईआरटी को मैं मार्क किया हूँ, खुद से एनोटेट किया हूँ, और उसका नाम है एनसीईआरटी की मस्ट टू मगअप लाइन, जो नीट में पहले आए हुए हैं, नीट में, एम्स में पहले प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं। जिन लाइनों से आए हुए हैं इंपॉर्टेंट लाइनों को, जैसे कि तुम देखोगे ये सेल की एनसीईआरटी मैंने खोल ली, इस पूरी पीडीएफ में मैंने क्या किया, खुद से एनोटेट किया है कि देखो इस पूरे पैराग्राफ को बच्चे पढ़ते हैं, कुछ याद नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एम्स में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, हु हैज प्रपोज्ड कोलेजन स्ट्रक्चर, जीएन रामचंद्रन। दूसरा क्वेश्चन 18 में आया था, नीट का एम्स का जब पेपर खत्म हुआ 2019 से, उसके 1 साल पहले आया था, रामचंद्रन प्लॉट किसने दिया था, एनसीईआरटी की यहाँ से क्वेश्चन उठाया था। तो इस पूरे पैराग्राफ में से ये इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क कर दिया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मैंने अंडरलाइन कर दिया, और कुछ भी नहीं पढ़ना इसमें से। उसके बाद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में व्हाट इज सेल के अंदर जाओगे तो एम्स के अंदर प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ था, एंटन वन ल्यूवेनहॉक पहली बार लाइव सेल को डिस्क्राइब किए थे।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने यहाँ मार्क कर दिया। सेल थ्योरी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेल थ्योरी 1838 से 1839 के बीच में दिया गया है। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं, वैसे ही सेल थ्योरी से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, हु प्रपोज सेल थ्योरी, हु फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, हु हैज गिवन सेल हाइपोथेसिस, मॉडिफाई किसने किया, वर्चो ने किया, फाइनल शेप किसने दिया। फाइनल शेप एनसीईआरटी की लाइन है यहाँ पर, फॉर्मुलेट किसने किया, फाइनल शेप किसने दिया, ये एनसीईआरटी की लाइनों को मैंने मॉडिफाई करके लिखा है। मैं अपने से कहीं से क्वेश्चन नहीं बना रहा था, एनसीईआरटी की लाइनों को कंक्लूड करने की कोशिश करी है। साफ साफ लिखा हुआ है, फोकस ऑन दिस फॉर्म्स, एनसीईआरटी के नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुमको टिक कर दिया। नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ था 2015 में कि व्हाट इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, साइटोप्लाज्म, मैंने यहाँ मार्क कर दिया। एनसीईआरटी की इतनी डेप्थ में कोई नहीं पढ़ सकता। मैंने स्टेटमेंट बनाए हैं, राइबोसोम इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन राइबोसोम इज प्रेजेंट इन आरईआर, ये स्टेटमेंट गलत है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है राइबोसोम में ऑन आएगा, राइबोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है, आरईआर के ऊपर प्रेजेंट होता है राइबोसोम, आरईआर के अंदर नहीं प्रेजेंट होता राइबोसोम। ये छोटी छोटी बातें जब नीट में आ जाएंगी, लोग कहेंगे एकदम सेम क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन था, वेग क्वेश्चन था। भाई वेग क्वेश्चन नहीं था, एनसीईआरटी के लाइनों में से क्वेश्चन था। तुम्हें इतनी डेप्थ में पढ़ना है, और तुम्हें तो पढ़ना भी नहीं, तुम्हें रीड करना है। रीड करने के बाद मेरी ये एनसीईआरटी मार्क देख लिखनी है। सारे चैप्टर की मैं अपलोड कर रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि भाई एक वीक में सारे अपलोड कर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 7 दिन होते हैं एक वीक के अंदर, 6 एनसीईआरटी डाल दे रहा हूँ, 2 फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के, 2 बायोलॉजी के। तुम्हें जितना पढ़ना है उस दिन के अंदर कंप्लीट करो, धीरे धीरे करके सारे चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगा फरवरी के एंड में। सारे चैप्टर के एनसीईआरटी मार्क करके खुद से मेहनत करके डालूंगा तुम लोगों के लिए। बस तुम्हें क्या करना है, फॉलो करना है, पढ़ना है जी जान लगा के। 13-14 घंटे पढ़ने का वादा किया तो करना ही है। कमेंट सेक्शन में लिखो मैं 13 घंटे 14 घंटे पढ़ने वाला हूँ। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ मैं यहाँ दिखा रहा था ना कि कितना कितना पीपीएलओ का साइज़ होता है, वायरस का साइज़, ये सारी चीज़ें मार्क कर दी है। तो दिक्कत तो आएगी ही नहीं कि तुम्हें एनसीईआरटी याद नहीं हो रही, या एनसीईआरटी के इंडेप्थ से क्वेश्चन आ गया, वन शॉट से क्वेश्चन नहीं बने। यार वन शॉट तो एक तरीका है, वन शॉट तो एक तरीका है कि तुम्हें चैप्टर को ओरिएंटेशन देने का। अल्टीमेट क्वेश्चन तो तुम एनसीईआरटी से ही सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद बायोलॉजी का मैंने पूरा तरीका बताया। वैसे केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में रेड जोन एरिया के सारे चैप्टर में पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन है, मोल कंसेप्ट, जो ये सारे चैप्टर को पहले कंप्लीट करना है वन शॉट से। वैसे ही फिजिक्स के अंदर भी बेसिक मैथ्स, फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक मैथ्स को लोग छोड़ देते हैं कि हाँ बेसिक मैथ्स कर लो, लेकिन मैंने बेसिक मैथ्स में एक एक चीज़ बताया तुम्हें करना क्या क्या है। बेसिक मैथ्स के अंदर वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब इक्विलिब्रियम वेक्टर, रिजोल्यूशन वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी डिफरेंशिएट करना, एक्सेलरेशन, ग्राफ के अंदर वाई एक्सिस, एक्सिस, एरिया स्लोप, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता ही होना चाहिए, कंपलसरी। इसके बिना नहीं आगे बढ़ोगे। वैसे ही न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स। अब देखें तो स्लेब में सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा। देखो जनवरी से फरवरी के में 60 दिन है, उसके बाद मार्च है, फिर अप्रैल है। देखो 60 दिन में हमारा वो चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा जो हमने एक बार भी नहीं पढ़ा। बायोलॉजी के अंदर सपोज करो तुमने 15 चैप्टर एक बार भी नहीं पढ़े। 15 चैप्टर में अगर हर चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट करोगे तो 15 दिन लगेंगे। जैसे कि सपोज करो तुम एक वन शॉट देखे, उसका 5 घंटा लगा, 5 घंटे के बाद तुम उस वन शॉट को रिवाइज किए एनसीईआरटी से, नोट से, तो उसके लिए पूरे 5 घंटे लगे, और 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो दिन के अंदर तुम्हें 12 से 14 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर वो कर लिया तो हो जाएगा। तो 15 दिन में तुम्हारा बायोलॉजी हो गया। जैसे केमिस्ट्री के अंदर 12 चैप्टर अभी तक नहीं पढ़े, फिजिक्स के अंदर पूरी फिजिक्स के क्लास 12 की लगभग नहीं पढ़ा किसी ने, फिर 12 चैप्टर। फिजिक्स के अंदर अगर तुम हर एक चैप्टर को 2 से 3 दिन भी दोगे ना तो भी 28 दिन 25 दिन लगेंगे। अगर इन सबको ऐड करें ना तो भी तुम 60 से 65 दिन के अंदर आराम से कवर कर लोगे। इसीलिए फरवरी एंड तक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक तुम उन सारे चैप्टर्स को कवर कर सकते हो जिन्हें तुमने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा। फिर अपन आएंगे उन चैप्टर्स के ऊपर जो तुमने एक एक बार पढ़ा हुआ है, उन चैप्टर्स को कवर करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने में 4-5 घंटे लगेंगे, रिवीजन हो जाएगा। मार्च के एंड तक तुम इस पोजीशन पे होगे कि तुम्हें सारी चीज़ें आती है, सारी चैप्टर पढ़ा हुआ है, दिमाग के अंदर कंसेप्ट है। अप्रैल से मॉक टेस्ट देना चालू करेंगे, हर एक 2 दिन में, हर एक 3 दिन मॉक टेस्ट देंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट के अंदर कम नंबर आए, और मॉक टेस्ट अभी भी चालू कर देंगे, लेकिन हो सकता है स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट में कम नंबर आए, थोड़े कम नंबर आए, स्टार्टिंग में 500 550, लेकिन 1 महीना है पूरा, 30 दिन है, धीरे धीरे करके इंप्रूव होगा। लास्ट के एंड तक गारंटीड है 650 तक पहुंच जाओगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जो तुम आज 14 घंटे पढ़ने को तैयार हो। अगर तैयार हो, दुनिया की ऐसी कोई ताकत है ही नहीं तुम्हें इंसान से रोक सके। तो यार इस तरीके से कर लिए, फुल रिवीजन मॉक टेस्ट हो जाएगा, हर चीज़ कवर हो जाएगी। तो यार थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और यार वीडियो को बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। वीडियो के साथ साथ मैं जो एनसीईआरटी मार्क करके डाल रहा हूँ धीरे धीरे करके, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। उसके लिए यार एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं वीडियो के बीच में कभी बोलता भी नहीं हूँ। तो यार मैं तुम्हारे लिए सारे चैप्टर की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की फरवरी एंड तक, मार्च के फर्स्ट वीक तक अपलोड कर दूंगा, उसका टेंशन मत लेना। अब एक वीक में सीधे 6 एनसीईआरटी अपलोड होगी, उसके कॉन्सेप्ट अपलोड होंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।